नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह की एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि यह कहानी जस्ट अपने एक दिन पहले इसकी जो कहानी अपलोड हुई थी उससे संबंधित है। तो आप एक बार उसे देख लें, फिर उसके बाद इसे देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं कुछ चीज़ें इस कहानी में भी शुरुआत में बता दूंगा, पर फिर भी मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप पहले उसको एक बार देख लें, फिर आगे इसे देखें, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जासूस अमन और पिद्दू सिंह अब समुद्र के संरक्षक समूह का पीछा करते हुए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक बड़े और खतरनाक रहस्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हम सीधे वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली कहानी, जिसका नाम सोने का ताबूत है, वह खत्म हुई थी। अमन और पिद्दू सिंह के हाथ में स्वर्ण गरुड़ प्रतीक वाला जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा था। हमारा आरंभिक दृश्य शुरू होता है। स्थान है जासूस अमन का कार्यालय, जो कि है चिंतन भवन। मेज पर स्वर्ण गरुड़ का प्रतीक, ताबूत का लॉकेट और शून्य घड़ी रखी हुई है। पिद्दू सिंह मलबे से मिली घड़ी साज हाफिज के टूटे चश्मे के एक हिस्से पर ध्यान देते हैं। चश्मा एक विशेष पुराने फैशन का था। अमन को पता चलता है कि हाफिज का चश्मा एक साधारण चश्मा नहीं है, बल्कि ऑप्टिकल कोड को पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया था। इस चश्मे के टुकड़े को शून्य घड़ी के ऊपर रखने पर एक सटीक निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हिमालय के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित एक प्राचीन वीरान मठ के हैं, जिसे वहां के स्थानीय लोग स्वर्ण गरुड़ मठ कहते थे। अमन यह बात समझ जाता है कि यह मठ समुद्र के संरक्षक समूह का वास्तविक जन्म स्थान हो सकता है और सोने के ताबूत के दस्तावेजों को वहीं ले जाया गया होगा। अब वो सोच लेते हैं कि अब उन्हें वहां पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जाए बिना कुछ हल नहीं होने वाला था। जैसे ही जासूस अमन और पिद्दू सिंह जाने की तैयारी करते हैं, उनके कार्यालय के बाहर एक तेज हॉर्न बजता है और एक ब्लैक एसयूवी तेजी से निकल जाती है। कार्यालय के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा पत्र खिसकाया जाता है, जिस पर वही उल्टा लंगर और 3 सर्प का प्रतीक बना होता है। जासूस अमन उस पत्र को खोलते हैं। उसमें लिखा होता है, तुम बहुत करीब हो जासूस अमन। पहाड़ों पर तुम्हारी मौत ठंड से नहीं, डर से होगी। नीचे नकाब पोश लिखा हुआ था। जासूस अमन और पिद्दू सिंह ने आवश्यक बर्फीले उपकरण जुटाए और तुरंत अपनी यात्रा शुरू करी। पिद्दू सिंह ड्राइविंग कर रहे थे। चिंतन भवन से भागते समय मिली नकाबपोश की धमकी उनके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। जासूस अमन कहते हैं, पिद्दू सिंह, हमें जितना हो सके उतनी तेजी से हिमालय की तलहटी तक पहुंचना होगा। जबकि उनकी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थी। पिद्दू सिंह ने एक चिंता व्यक्त की, अमन, उस धमकी का क्या मतलब है? नकाबपोश क्या हमें ट्रैक कर रहा है? और वह क्या जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, और वह हमें शहर के बीच में नहीं रोकेगा, क्योंकि वहां पर कई लोग होंगे। वह उस जगह का इंतजार करेगा जहां पर सन्नाटा हो, क्योंकि वहां पर हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अमन ने शांत स्वर में कहा। वे जल्द ही हिमालय की ओर जाने वाली बर्फीली सुनसान पहाड़ी सड़क पर पहुंच गए। सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी। अचानक पिद्दू सिंह चीख उठे, अमन, कोई हमें ओवरटेक कर रहा है, देखो। एक तेज रफ्तार वाली काली एसयूवी, ये वही थी जिसने वहां पर पत्र फेंका था, उनके पास से गुजरी। वही गाड़ी जो चिंतन भवन के बाहर दिखी थी। एसयूवी से एक नकाबपोश हाथ बाहर निकालकर
उनकी टायर के कार पर निशाना साधकर गोली चला देता है। यहाँ पर गोली का धमाका होता है और कार फिसल जाती है। पिद्दू सिंह ने कुशलता से ब्रेक लगाया, जिससे कार खाई में गिरने से तो बच गई, लेकिन वह बर्फ में बुरी तरह फंस गई। एसयूवी आगे निकल गई और एक मोड़ पर गायब हो गई। पिद्दू सिंह ने हांफते हुए कहा, "हाँ, वह नकाबपोश था शायद। वह हमें जानता है, अब हम क्या करेंगे?" अमन ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन फिर उसने उसे वापस रख लिया। कार बेकार हो गई थी। वे हमें यहाँ फंसाकर यहीं अकेला छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि हम रुकेंगे कहाँ। दोनों कार छोड़कर अपना सामान और आवश्यक उपकरणों के साथ पैदल ही बर्फ से ढके रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। कुछ घंटों के पश्चात वे नील पर्वत नामक एक छोटे बर्फीले पहाड़ी शहर में पहुंचते हैं। यह जगह थकी हारी, सुनसान थी और हर कोई अजनबी सा लग रहा था। यही कहीं छिपना होगा, पिद्दू सिंह ने कहा। वे शहर के एकमात्र पुरानी लकड़ी के होटल द माउंटेन व्यू इन में पहुंचे। होटल के रिसेप्शन पर एक लंबा, शांत और अत्यधिक विनम्र व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें एक अजीब तरह से खाली थीं। जैसे ही अमन ने रूम बुक करने के लिए अपने जाली नाम का इस्तेमाल किया, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अजीब, गहरी निगाहों से देखा। रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही धीमी और नियंत्रित आवाज में पूछा, "क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं सर?" अमन ने जवाब दिया, "हाँ।" पिद्दू सिंह धीरे से फुसफुसाया, "अमन, मुझे लगता है कि हमने गुप्त समूह के एक संदिग्ध सदस्य को ढूंढ लिया है। वह हमें स्वर्ण गरुड़ के पास जाने से पहले ही यहाँ फंसाने की पूरी कोशिश करेगा।" होटल द माउंटेन व्यू इन में रात का गहरा सन्नाटा छा गया था। अमन और पिद्दू सिंह अपने कमरे में रिसेप्शनिस्ट की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। पिद्दू सिंह, उस आदमी ने हमारे जाली नाम पर भी एक पलक नहीं झपकाई। वह हमें यहाँ फंसाने के लिए था। अमन ने अपनी बात रखी। हमें उसकी चाल का इंतजार करना होगा। वह रात में किसी से जरूर मिलेगा। आधी रात पश्चात, जब तापमान शून्य से काफी नीचे गिर चुका था, रिसेप्शन पर एक हल्की सी हलचल हुई। अमन ने दरवाजे के छेद से देखा। रिसेप्शनिस्ट अपनी भारी जैकेट पहन रहा था। उसके हाथ पर बना हुआ अस्पष्ट निशान अब लाल और साफ दिख रहा था, जैसे उसे जल्दी में ढका गया हो। वह बिना किसी आवाज के दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। "चलो पिद्दू सिंह, यह हमारा एकमात्र मौका है," अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों जासूस सावधानी से होटल से बाहर निकलते हैं। रात के अंधेरे और बर्फ की धुंध में रिसेप्शनिस्ट की आकृति, जो बर्फ पर चलते हुए लगभग उड़ती हुई लग रही थी, कुछ ही दूरी पर थी। रिसेप्शनिस्ट मुख्य सड़क से हटकर हिमालय की ओर जाने वाले एक सकरे और खतरनाक बर्फीले रास्ते पर मुड़ गया था। अमन और पिद्दू सिंह ने बराबर दूरी बनाई रखी, अपनी सांसें रोककर हर कदम पर अत्यधिक सावधानी बरतते हुए उनका पीछा किया। अचानक ही रिसेप्शनिस्ट एक पुरानी, खामोश और बर्फ में जमी हुई चट्टान गुफा के मुहाने पर रुका। उसने एक विशेष टॉर्च निकाली और गुफा की तरफ 4-5 बार जलाई। गुफा के अंदर से उसी प्रकार की 4-5 बार की रोशनी चमकी और एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो कठोर और बेजान थी, मानो वह आवाज किसी मशीन की हो। "क्या जासूस हमारे पीछे है?" रिसेप्शनिस्ट ने अंदर जाने से पहले जल्दी से मुड़कर पीछे झांका। अमन और पिद्दू सिंह समय पर बर्फ के एक बड़े टीले के पीछे छिप गए। उनकी धड़कनें तेज थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे पकड़े गए तो यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। तभी रिसेप्शनिस्ट संतुष्ट होकर गुफा के अंदर चला जाता है। पिद्दू सिंह ने कांपते हुए कहा, "अमन, यह उसका ठिकाना नहीं है। यह संपर्क का स्थान है। हमें यहीं छुपकर यह सुनना चाहिए
कि वे क्या योजना बना रहे हैं। दोनों जासूसों ने बर्फीले टीले के पीछे से अपनी टॉर्च बंद करके गुफा के मुहाने की ओर ध्यान लगाया। उन्हें पता था कि न सिर्फ बाहर की ठंड बल्कि गुफा के अंदर छिपी जानकारी भी जानलेवा हो सकती है। बर्फीले टीले के पीछे छिपकर अमन और पिद्दू सिंह गुफा के मुहाने से आ रही फुसफुसाहट को सुनने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अंदर की हवा स्थिर थी, जिससे आवाजें स्पष्ट आ रही थी। गुफा के अंदर से कठोर मशीनी आवाज, जो कि बिल्कुल ही अपरिचित थी, वो बोलती है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? क्या जासूसों ने तुम्हें देख लिया है? रिसेप्शनिस्ट बोलता है, माफ करिएगा सर, मैंने उन्हें नील पर्वत शहर में ठहरा तो दिया है। उनकी कार भी खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया है। तभी एक कठोर आवाज आती है, अगर वे तुम्हें पहचान गए हैं तो तुम बेकार हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्वर्ण गरुड़ का मिशन कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता होना चाहिए कि असली दस्तावेज कितने महत्वपूर्ण हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज अब और ज्यादा दबी हुई थी। मुझे पता है सर, ताबूत के दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मुझे यह भी पता है कि वे अब अष्टसूल की निगरानी में हैं। यह सुनकर पिद्दू सिंह ने जल्दी से अपना नोटबुक उठाया और उसमें अष्टसूल शब्द नोट किया। तभी वह कठोर आवाज फिर से ही, और जासूस अमन का क्या? वह क्या जानता है? रिसेप्शनिस्ट बोला, वह जानता है कि हम नीलकमल विला में जाल बिछाया हुआ है। वह जानता है कि हम सोने का ताबूत और शून्य घड़ी के पीछे हैं, लेकिन वह अष्टशूल और हमारे असली लीडर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तभी अमन ने पिद्दू सिंह को इशारा किया। वे दोनों समझ गए, यह कठोर आवाज वाला व्यक्ति नकाबपोश हत्यारा है। लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि यह केवल एक प्यादा ही है, इसके पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड है। वह व्यक्ति जिसे ये सारे समुद्र के संरक्षक रिपोर्ट कर रहे थे। तभी वह कठोर आवाज हमें फिर से सुनाई पड़ती, अच्छा अब सुनो, कल सुबह तुम उत्तरी तारा नामक कोड वर्ड का उपयोग करके हमारे मुख्य ठिकाने पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें अष्टसूल से दस्तावेज लेने होंगे। अगर तुम असफल रहे, अचानक गुफा के अंदर एक तेज आवाज आई, जिसके बाद खून रिसने की दबी आवाज आई। पिद्दू सिंह चौंक उठा, अमन, उसने रिसेप्शनिस्ट को मार दिया है। कठोर आवाज फिर से आई, जाओ और उस जासूस की कार का इंतजार करो। तुम्हें पता है कि क्या करना है। यह सुनिश्चित करो कि उत्तरी तारा तक कोई ना पहुंचे। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि गुफा के अंदर एक नहीं बल्कि दो व्यक्ति थे। एक वो नकाबपोश और दूसरा वो मास्टरमाइंड। गुफा के अंदर से कोई नहीं निकला, बल्कि वह कठोर आवाज वाला व्यक्ति गुफा के पिछले रास्ते से कहीं गायब हो गया। कुछ देर बाद नकाबपोश हत्यारा, जिसके पास मेहरा और हाफिज को मारने वाला चाकू था, गुफा से बाहर निकला। यह एक जाल था, पिद्दू सिंह, अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट पकड़ा गया और मारा गया, और अब नकाबपोश को हमारी कार के पास हमारा इंतजार करने को कहा गया, जबकि मास्टरमाइंड अष्टसूल कोड से जुड़े किसी स्थान पर दस्तावेज लेने के लिए उत्तरी तारे का उपयोग करेगा। तो हमारे पास दो लक्ष्य हैं। पिद्दू सिंह ने नोटबुक को कसकर पकड़ा, अष्टसूल और उत्तरी तारा। हमें किस पे पहले विचार करना चाहिए? अमन ने कहा, नकाबपोश हमारे ठिकाने पर है, लेकिन उत्तरी तारा हमें मास्टरमाइंड और दस्तावेजों के करीब ले जा सकता है। हमें पहले मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहिए, पिद्दू सिंह। रिसेप्शनिस्ट का अब अंत हो चुका था और कठोर आवाज वाले मास्टरमाइंड की योजना सुनकर अमन और पिद्दू सिंह तुरंत गुफा के पास से पीछे हट गए थे। उन्हें अब नकाबपोश हत्यारे से बचना था, साथ ही उत्तरी तारा यानी कि नॉर्दर्न स्टार का पीछा भी करना था। अमन ने कहा, पिद्दू सिंह,
जब वे बर्फीले रास्ते से हटकर जंगल की ओर भाग रहे थे। मास्टरमाइंड बहुत चालाक है। उसने अष्टसूल और उत्तरी तारा जैसे कोड का इस्तेमाल किया है। हमें शहर के नक्शों की बजाय पुराने ज्ञान की तलाशी करनी चाहिए। वे जल्दी से एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी में छिप गए, जो अधिकतर शिकारियों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी। अमन ने तुरंत कहा कि हमें इस शहर की लाइब्रेरी में जाना चाहिए। उसके बाद जासूस अमन और पिद्दू सिंह उस शहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी में पहुंचे। अमन ने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू करी। उन्होंने उत्तरी तारा या फिर ध्रुव तारा को हिमालयी लोक कथाओं और प्राचीन मठों के प्रतीकों से जोड़ा। पिद्दू सिंह ने चिंता व्यक्त की, यह कोड किसी शिपिंग नेविगेशन का तो हो सकता है अमन। हम पहाड़ों में लोक कथाओं पर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अमन ने कहा, याद करो पिद्दू सिंह, यह समूह स्वर्ण गरुड़ मठ से आया है। उनके ठिकाने किसी जीपीएस पर नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं में छिपे होते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था। कई घंटों की खोजबीन के बाद अमन को एक पुराने धूल भरे नक्शे और स्थानीय बौद्ध कथाओं की एक किताब में एक अजीब सा संबंध मिला। अब अमन की आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, मिल गया पिद्दू सिंह। उत्तरी तारा यहाँ नेविगेशन का मतलब नहीं है। स्थानीय लोक कथाओं में उत्तरी तारा का मतलब है एक शांत जमी हुई झील जो हर सर्दी में तारों की तरह चमकती है। नक्शे पर यह झील हिम सरोवर नाम से चिन्हित थी। यह जगह स्वर्ण गरुड़ मठ के बिल्कुल विपरीत दिशा में है, लेकिन उनकी बीच की दूरी बहुत कम है। पिद्दू सिंह, अमन ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, मास्टरमाइंड ने हमें भ्रमित करने के लिए दो अलग अलग पते दिए हैं। स्वर्ण गरुड़ मठ हमारा लक्ष्य और हिम सरोवर मास्टरमाइंड का अस्थायी ठिकाना। वे ताबूत के दस्तावेजों को मठ ले जाने से पहले हिम सरोवर में छिपाएंगे शायद। पिद्दू सिंह ने अपने होंठ भींचे। तो हमें हिम सरोवर जाना होगा, और हम जानते हैं कि नकाबपोश हमलावर अब भी हमारे पीछे है, क्यों? अमन ने अपनी बात रखी। हाँ, और हम उससे पहले हिम सरोवर पहुंचेंगे, जहां वे अष्टसूल से दस्तावेज प्राप्त करेंगे। हमें बर्फ के इस जाल से बचना होगा पिद्दू सिंह। आगे अमन और पिद्दू सिंह अब हिम सरोवर की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम तेज थी, लेकिन हर पल खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें पता था कि नकाबपोश हत्यारा कहीं आसपास ही घात लगाए बैठा है। पिद्दू सिंह ने हाँफते हुए कहा, अमन, हमें पता है कि नकाबपोश हमें ट्रैक कर रहा है। वह हमारे पीछे ही है। वह हिम सरोवर से पहले हमें जरूर रोक लेगा। अमन ने कहा, हाँ, और वह ऐसी जगह चुनेगा जहां हमारे पास भागने का कोई भी रास्ता ना हो। जासूस अमन और पिद्दू सिंह जल्द ही एक विशाल सकरी बर्फीली सुरंग के मुहाने पर पहुंच गए थे, जो सीधा हिम सरोवर तक जाती थी। यह सुरंग बर्फ और पत्थरों से बनी थी और अंदर काफी अंधेरा था। सावधानी से वे सुरंग में घुसे। उनकी टार्च की रोशनी बर्फ के नुकीले टुकड़े से चमक रही थी। अमन हर कोने की जांच कर रहा था। अचानक पिद्दू सिंह की टार्च की रोशनी ऊपर सुरंग की छत पर पड़ी। वहां एक भारी बर्फीला शिलाखंड एक पतले तार से लटका हुआ था। पिद्दू सिंह चीख उठे, देखो जाल! ठीक उसी पर एक तीखी लोहे की आवाज गूंजी और नकाबपोश हत्यारा सुरंग के सामने के छोर से बाहर निकला। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। जासूस अमन, तुम्हारी खोज यही खत्म होती है, हमलावर ने पहली बार अपनी आवाज में कहा। यह आवाज एकदम सामान्य थी, किसी साधारण इंसान की, जो अमन को पहले कभी सुनाई नहीं दी थी। अमन ने पूछा, तुम यहाँ? तुम मुझे कब से जानते हो? नकाबपोश हंसा। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुमने मेहरा का जहाज देखा था। मैंने ही उस चौकीदार को मारा।
मैंने ही घड़ी साज को मारा और अब मैं ही तुम्हें मारूंगा। स्वर्ण गरुड़ का मिशन जारी रहेगा। जैसे ही अमन हमलावर की ओर दौड़े, नकाबपोश ने तेजी से दीवार में छिपा हुआ एक लीवर खींच दिया। शिलाखंड को बांधने वाला तार जोर से कटा। विशाल बर्फीला शिलाखंड तेजी से नीचे गिरने लगा, सीधे अमन और पिद्दू सिंह के ऊपर। यह एक जानलेवा चाल था। अमन ने बिना सोचे पिद्दू सिंह को पीछे धकेला और खुद को सुरंग की दीवार से चिपका लिया। शिलाखंड भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और पूरे सुरंग में बर्फ का गुबार सा छा गया था। जब धूल छटी तो अमन और पिद्दू सिंह बाल बाल बच गए थे, लेकिन शिलाखंड ने सुरंग के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया था। नकाबपोश हत्यारा इस अराजकता का फायदा उठाकर और ये सोचकर कि शायद जासूस अमन और पिद्दू सिंह अब नहीं बचे हैं, वहां से गायब हो गया। पिद्दू सिंह ने हाँफते हुए कहा, अमन, हम तो बड़ा फंस गए थे इस बार। अमन ने कहा, नहीं पिद्दू सिंह, उनके चेहरे पर अब एक नया संकल्प था। उसने हमें फंसाया नहीं है, उसने हमें सीधा रास्ता दिया है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें इस सुरंग के अंदर से ही हिम सरोवर तक जाना होगा और वहां अष्टसूल का सामना करना ही होगा। बर्फीला शिलाखंड सुरंग के प्रवेश द्वार को बंद कर चुका था। अमन और पिद्दू सिंह के पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। उन्हें आगे हिम सरोवर की ओर बढ़ना ही था। अमन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, पिद्दू सिंह, नकाबपोश ने हमें यहाँ फंसाया ताकि हम अष्टसूल तक ना पहुंच सकें। अब हमें पता लगाना होगा कि आखिर यह अष्टसूल क्या है या फिर कौन है। सुरंग में कुछ देर आगे बढ़ने के बाद अमन की टॉर्च की रोशनी सुरंग की दीवार पर बनी एक प्राचीन नक्काशी पर पड़ती है। वह नक्काशी पत्थर में उकेरी गई थी और बर्फ से ढकी हुई थी। पिद्दू सिंह ने नक्काशी को साफ किया। उस पर 8 अलग अलग आकृतियां बनी हुई थी, जो एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठी हुई थी और केंद्र में एक उल्टा लंगर था, वही 3 सर्प वाला। पिद्दू सिंह ने पूछा, यह क्या है अमन? अमन ने रहस्य उद्घाटन किया। पिद्दू सिंह, हो सकता है कि यही एक अष्टसूल हो, या कोई व्यक्ति नहीं। पिद्दू सिंह, शायद अष्टसूल यानी कि 8 सूल समुद्र के संरक्षक समूह के 8 संस्थापक सदस्यों की गुप्त बैठक को प्रदर्शित करता हो। ताबूत के दस्तावेजों को मठ ले जाने से पहले वे यहाँ अंतिम बार मिलने वाले हों और उस पर चर्चा करने वाले हों। अमन ने अपनी आंखें बंद की। इस समूह का लीडर नकाबपोश नहीं है। नकाबपोश सिर्फ एक हत्यारा है। हमें उस बैठक को बाधित करना ही होगा और लीडर को पकड़ना ही होगा। सुरंग का अंत एक बर्फ के टीले पर हुआ, जो सीधे हिम सरोवर के जम चुके किनारे पर खुलता था। सामने जमी हुई झील के केंद्र में बर्फ से बना एक छोटा सा मंडप था, जो अब धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था। वहां 8 लोग भारी कोट पहने हुए एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। पिद्दू सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, वहां देखो अमन, वह बैठक और मेज के बीचों बीच वो रहा सोने का ताबूत। ताबूत पर लगे गुप्त दस्तावेजों को मेज पर फैलाया गया था। 8 सदस्य उन दस्तावेजों पर बात कर रहे थे। अमन ने कहा, हमें वहां पहुंचना होगा। तभी अमन की निगाहें एक तरफ खड़ी एक आकृति पर गई। वह आकृति और कोई नहीं, नकाबपोश हत्यारा था, जो बैठक की सुरक्षा कर रहा था। वो बोला, पिद्दू सिंह, हमें वहां सीधा जाना चाहिए। हमारे पास शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं। तैयार हो जाओ। लेकिन कुछ देर वहां पर खड़े रहने के बाद जासूस अमन ने सोचा कि नहीं, इतनी जल्दबाजी करना सही नहीं है, क्योंकि जब हमने पिछली बार इतनी जल्दबाजी की थी तो क्या हुआ था?
पूरी की पूरी हवेली ढह गई थी और हम भी मरते मरते बचे थे। इसलिए इस बार उसने कुछ सोचा और कुछ दूरी पर ही जाते जाते रुक गया और उसने पिद्दू सिंह को भी रोक लिया। पिद्दू सिंह, अब हम और जोखिम नहीं उठा सकते, अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। हमले में पकड़े जाने की बजाय हम अब तार्किक बल का इस्तेमाल करेंगे। यह अष्टसूल की बैठक है, हमें इसे अपने तरीके से समाप्त करना होगा। अमन ने तुरंत अपने पास मौजूदा सैटेलाइट फोन से स्थानीय पुलिस हिमालयी यूनिट को सूचना दी। उन्होंने ठिकाना, समूह का प्रतीक और खतरे की पूरी जानकारी दी। लगभग 20 मिनट बाद बर्फीले सन्नाटे को तोड़ते हुए पुलिस और विशेष बल चुपचाप किनारे किनारे बर्फ के रास्ते से होते हुए वहां तक पहुंचा। पुलिस ने चुपके से मंडप को चारों ओर से घेर लिया। अमन और पिद्दू सिंह पुलिस के साथ आगे बढ़े। जैसे ही पुलिस ने धावा बोला, अंदर भगदड़ मच गई। समुद्र के संरक्षक के सदस्यों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार सदस्यों में एक व्यक्ति था, मिस्टर मेहरा का सौतेला भाई। अमन ने उसे पहचान लिया। तुमने मिस्टर मेहरा की हत्या करवाई है? मेहरा के सौतेले भाई ने स्वीकार किया। हाँ, मैं ही हूं जिसने नकाबपोश से मिस्टर मेहरा की हत्या करवाई। ताबूत में मेहरा परिवार की असली वसीयत है और मैं ही उस वसीयत का असली हकदार हूं। मैंने मेहरा को इसलिए मरवा दिया ताकि मैं समुद्र के संरक्षक का नया नेता बन सकूं। हत्या का चाकू और विस्फोटक रिमोट कंट्रोल सब बरामद हो गए। सोने के ताबूत के गुप्त दस्तावेज पुलिस ने अब जब्त कर लिए थे। कुछ दिनों बाद चिंतन भवन में अमन और पिद्दू सिंह एक नए आरामदायक माहौल में बैठे हुए। हत्यारा पकड़ा गया था, गुप्त समूह का मिशन विफल हो चुका था और दस्तावेज सुरक्षित थे। सबको न्याय मिल चुका था। हमने कर दिखाया अमन, पिद्दू सिंह ने अपनी नोटबुक बंद करते हुए कहा। एक राष्ट्रीय साजिश सफलतापूर्वक समाप्त हुई। अमन मुस्कुराए। राष्ट्रीय नहीं पिद्दू सिंह, यह मामला पारिवारिक लालच से शुरू हुआ था और परिवार के साथ ही खत्म हो गया। तभी अमन का फोन बजता है। फोन पर आवाज लखनपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की थी। इंस्पेक्टर, जिनकी आवाज में एक तनाव सा था। जासूस अमन, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे पुलिस स्टेशन में एक भयानक घटना घट गई है। दरोगा की मौत हो चुकी है और यह मामला आत्महत्या नहीं लगती है। आपको तुरंत लखनपुर वापस आना होगा। पिद्दू सिंह की आंखें चौंधी आ गई। लखनपुर? हमारा अपना शहर? अमन ने लॉकेट और शून्य घड़ी को दराज में रखा। लगता है पिद्दू सिंह, अब हमें अपने शहर जाना ही पड़ेगा। हमारा अगला मामला अब और ज्यादा व्यक्तिगत होने वाला है। पिद्दू सिंह ने अपनी नोटबुक खोली और एक नया शीर्षक लिखा, पुलिस स्टेशन की हत्या। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।